नॉन्स वितरण नियम, नॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, किसी विलय का दो अमिश्रणीय द्रवों में विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन टू नॉन मिसिबल सॉल्वेंट्स। 1872 में बर्तलो तथा जंग फ्लैश ने एक एक्सपेरिमेंट किया और यह देखा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड में विभिन्न कंसंट्रेशन का बना हुआ आयोडीन सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर के साथ हिलाया जाए और फिर स्थिर छोड़ दिया जाए तो कुछ देर के बाद में वह मिक्सचर दो लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ऊपर जो परत या लेयर होगी वह आयोडीन की जलीय विलयन की और नीचे की जो लेयर है वह आयोडीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन की होगी। इस प्रकार आयोडीन दो लेयर्स में अपने आप को डिवाइड कर लेता है और एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। आयोडीन अणुओं के जल से कार्बन डाइसल्फाइड लेयर में गमन की गति आयोडीन अणुओं के कार्बन डाइसल्फाइड से जल की परत में गमन की गति के बराबर हो जाती है। साम्यावस्था पर दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रता मानक सोडियम थायोसल्फेट से अनुमापन करके ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार आयोडीन की विभिन्न मात्राएं लेकर प्रयोग को दोहराते हैं। निश्चित ताप पर यह पाया गया है कि दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है और यह आयोडीन की कुल उपस्थित मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। अतः आयोडीन की चाहे कितनी भी मात्रा क्यों न ले ली जाए। यहाँ देखिए, आयोडीन को वाटर में मिलाकर एक सॉल्यूशन बना दिया जाता है। उसके बाद उसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया जाता है। तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये जो आयोडीन है ये दोनों के अंदर अपने आप को इस तरह डिवाइड कर लेता है कि एक आयोडीन के बीच में इन दोनों लेयर्स के बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, एक साम्यावस्था आ जाती है। यहाँ नीचे कार्बन डाइसल्फाइड लेयर में आयोडीन का सॉल्यूशन है और ऊपर वाटर के अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन है। एक्वस लेयर ऊपर बनी है और कार्बन डाइसल्फाइड लेयर नीचे बनी है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो अपने आप को नीचे की तरफ ले आएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वह ऊपर रहेगा। तो कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन डाइसल्फाइड डिवाइडेड बाय जल में आयोडीन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, इन दोनों का जो रेशो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, एक स्थिरांक होगा। यहाँ पर जो ये जो कांस्टेंट आया है के है उसे वितरण गुणांक डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या विभाजन गुणांक पार्टीशन कोफिशिएंट कहा जाता है। इसे विभाजन अनुपात डिस्ट्रीब्यूशन रेशो भी कहा जाता है। तो बर्तलोनो और जंग फ्लैश ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो देखिए यहाँ पर। प्रति 10 मिलीलीटर कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की ग्राम में मात्रा C1, प्रति 10 मिलीलीटर जल में आयोडीन की ग्राम में मात्रा C2, मतलब कि 10 मिलीलीटर कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की कितने ग्राम प्रेजेंट है, कितनी कंसंट्रेशन आयोडीन की है वह C1 हो गई, और 10 मिलीलीटर जल में ही आयोडीन की कितने ग्राम प्रेजेंट है, आयोडीन की कितनी कंसंट्रेशन है वह C2 हो गई। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने लिया 1.74 आयोडीन, 1.74 आयोडीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड 0.0041 ग्राम आयोडीन इन 10 मिलीलीटर वाटर। तो दोनों को डिवाइड किया तो एक कांस्टेंट आया C1 डिवाइडेड बाय C2, दोनों को डिवाइड किया तो एक कांस्टेंट आया K और इसका मान था 414.0। इसी तरह से सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में आयोडीन की कंसंट्रेशन चेंज कर दी
तो 1.21 एंड 0.032। देन अगेन C1 डिवाइडेड बाय C2 एक कांस्टेंट आया 403.1। इसी तरह से आयोडीन की कंसंट्रेशन चेंज करके दोनों लेयर के अंदर C1/C2 इजिकल्स टू K का मान जब हम देखा तो वह K का मान कांस्टेंट आया 414, 403, 412, 410, 417। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो एक कांस्टेंट आ रही है। तो जब कोई विलय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय द्रवों में वितरित होता है तो स्थिर ताप एवं साम्य पर दोनों विलायकों में उसकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है। यदि विलय दोनों द्रवों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे अर्थात विलय दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहे। जब कोई सॉल्यूट जैसा आयोडीन दो परस्पर संपर्क में रखे हुए अमिश्रणीय द्रवों में वितरित होता है, दो इमिजिबल लिक्विड्स में जब सॉल्यूट अपने आप को डिवाइड करता है तो कांस्टेंट प्रेशर और इक्विलिब्रियम में दोनों सॉल्वेंट के अंदर उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यदि सॉल्यूट दोनों लिक्विड्स के साथ कोई केमिकल रिएक्शन ना करे और सॉल्यूट दोनों सॉल्वेंट में अपनी समान आणविक अवस्था में रहे, मतलब मॉलिक्यूलर स्टेटस की सेम रहनी चाहिए। इस तरह एक विलय दो अमिश्रणीय विलायकों ए तथा बी में स्वयं को वितरित करे और समान आणविक स्पीशीज की दोनों विलायकों में सांद्रताएं सी ए तथा सी बी हो तो वितरण नियम के अनुसार सी ए डिवाइडेड बाय सी बी इजिकल्स टू के। के है यहाँ पर वितरण गुणांक, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। गतिक दृष्टिकोण से वितरण नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फ्रॉम काइनेटिक कंसिडरेशन। माना कि विलय स्वयं को दो विलायकों ए व बी में वितरित करता है और साम्यावस्था पर दोनों विलायकों में विलय की सांद्रताएं क्रमशः सी ए तथा सी बी है। किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा के लिए सी ए और सी बी के मान स्थिर होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे निकाय विराम में है, परंतु ऐसा नहीं होता। वितरण साम्य एक गतिक साम्य है। साम्यावस्था पर विलय के अणु निरंतर गति कर रहे हैं और समान गति से विलायक ए से निकलकर विलायक बी में और विलायक बी से निकलकर विलायक ए में जा रहे हैं। किसी विशेष विलायक में से विलय के निकलने की गति उस विलायक में उस विलय की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसे इस तरह से समझते हैं, माना कि कोई विलय मीन्स I2, दो विलायकों में विलय सॉल्यूट I2 हो गया, विलायक सॉल्वेंट हो गए H2O और कार्बन डाइसल्फाइड। तो कोई सॉल्यूट अपने आप को दो सॉल्वेंट में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है कि इक्विलिब्रियम पर दोनों सॉल्वेंट के अंदर जो विलय की सांद्रताएं हैं वह Ca और Cb है। इट मीन्स कार्बन डाइसल्फाइड लेयर के अंदर I2 की सांद्रता कंसंट्रेशन Ca और H2O लेयर के अंदर I2 की सांद्रता कंसंट्रेशन है Cb। अब एक फिक्स टेम्परेचर पर सॉल्यूट का जो अमाउंट है वह इट मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर पर दोनों सॉल्वेंट के अंदर ये जो सॉल्यूट है अपने आप को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि ये एक साम्य स्थापित कर लेते हैं, एक इक्विलिब्रियम स्टेट इनके बीच में क्रिएट हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि यह सिस्टम रुक गया है, परंतु यह सिस्टम रुकता नहीं है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वह एक काइनेटिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पर विलय के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं और सेम रेट से विलायक मतलब सॉल्वेंट ए से निकलकर सॉल्वेंट बी में जाते हैं और सॉल्वेंट बी से निकलकर सॉल्वेंट ए में जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यह सिस्टम रुक गया है। तो किसी
सॉल्वेंट में से सॉल्यूट के निकलने की गति उस सॉल्वेंट में उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स विलायक ए में से विलय के निकलने की गति R1 समानुपाती है CA के। इट मीन्स सॉल्वेंट ए में से सॉल्यूट के निकलने की जो स्पीड है R1 वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट CA। ठीक है। और इसी तरह से विलायक बी में से विलय के निकलने की गति R2 समानुपाती है CB के। सॉल्वेंट बी में से सॉल्यूट के निकलने की रेट R2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CB। तो समानुपाती का या प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट हमें मिलेगा, तो इज इक्वल्स टू KAC1 एंड इज इक्वल्स टू K2CB। हमें पता है कि जो इक्विलिब्रियम जब मेंटेन हो जाएगा तब दोनों की गति, दोनों की जो रेट है R1 व R2 बराबर हो जाएगी। देन R1 इज इक्वल्स टू R2, देन R1 की वैल्यू K1CA एंड R2 की वैल्यू K2CB पुट करने पर K1CA इज इक्वल्स टू K2CB, देन CA डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल्स टू K2 डिवाइडेड बाय K1। और यहाँ K2 और K1 कांस्टेंट है तो दोनों का मान भी कांस्टेंट ही आएगा, तो CA अपॉन CB इज इक्वल्स टू K। और यही नर्न्स्ट का लॉ है। तो गतिक दृष्टिकोण से वितरण नियम की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फ्रॉम काइनेटिक कंसिडरेशन। वितरण नियम की ऊष्मागति की व्युत्पत्ति, थर्मोडायनामिक्स डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। माना कि दो इमिसिबल लिक्विड्स A और B है जो आपस में एक दूसरे के संपर्क में है। दोनों में एक ही विलय X सॉल्यूशन में है। अब एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर लिक्विड A में सॉल्यूट का केमिकल पोटेंशियल रासायनिक विभव μ1 व लिक्विड B में सॉल्यूट का केमिकल पोटेंशियल रासायनिक विभव μ2 है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं केमिकल पोटेंशियल जिसको कि हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू इज इक्वल्स टू μ0 प्लस RT ln A। यहाँ μ0 मानक रासायनिक विभव स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल अर्थात रासायनिक विभव जब सक्रियता इकाई 1 हो, केमिकल पोटेंशियल की जब एक्टिविटी 1 हो, और A पदार्थ की सक्रियता है, A किसी भी सब्सटेंस की एक्टिविटी है। तो μ1 इज इक्वल्स टू फेस 1 के लिए, यदि इसे फेस 1 और इसे फेस 2 माने तो फेस 1 के लिए μ1 इज इक्वल्स टू μ1 नॉट प्लस RT ln A1 एंड μ2 इज इक्वल्स टू μ2 नॉट RT ln A2। जहाँ A1 व A2 विलायक A व B, जहाँ A1 व A2 सॉल्वेंट A व B में विलय की सक्रियता है, सॉल्यूट की एक्टिविटी है। तो जब वितरण का साम्य स्थापित हो जाता है, तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, तब किसी स्थिर टेम्परेचर व प्रेशर पर दोनों सॉल्वेंट में सॉल्यूट के केमिकल पोटेंशियल का मान बराबर हो जाता है। तो μ1 इज इक्वल्स टू μ2। म्यू का मतलब है कि जब केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक विभव का मतलब है कि जब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चले जाते हैं और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं कि μ1 इज इक्वल्स टू μ2 हो गया है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाना बंद हो जाएंगे, तब हम कहेंगे μ1 इज इक्वल्स टू μ2 हो जाएगा। एंड एक्टिविटी इट मीन्स जो सॉल्यूट है, सपोज यहाँ पर आयोडीन प्रेजेंट है, तो जितना भी आयोडीन इस सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है उसमें से कुछ आयोडीन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ जाएगा। इट मीन्स इसकी जितने भी एक्टिव आयोडीन है उसका मूवमेंट होगा, सारे आयोडीन का मूवमेंट नहीं होगा।
तो जितने भी आयोडीन का मूवमेंट हो रहा है हम उसको कह रहे हैं कि वो उसकी क्या हो गई, एक्टिविटी। तो इक्विलिब्रियम में μ1 इज इक्वल टू μ2 हो जाएगा। देन μ1 एंड μ2 का मान रखने पर μ1 नॉट प्लस RT ln A1 प्लस μ2 नॉट प्लस RT ln A2। तो सेम RT की वैल्यूज़ को इस साइड ले जाने पर RT ln A1 माइनस RT ln A2 एंड μ2 नॉट माइनस μ1। RT कॉमन है तो RT कॉमन ln A1 माइनस ln A2 इज इक्वल्स टू μ2 नॉट माइनस μ1। RT को नीचे ले जाएंगे तो μ2 नॉट माइनस μ1 डिवाइडेड बाय RT, एंड यदि ln में वैल्यूज़ नेगेटिव में है तो वो अपॉन में हो जाती है, देन ln A1 अपॉन A2। तो किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का मानक रासायनिक विभव केमिकल स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल μ1 नॉट व μ2 नॉट का मान स्थिर होता है। और हमें पता है कि R भी एक स्थिरांक ही है। इट मीन्स कि एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस का स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल μ1 नॉट एंड μ2 नॉट का मान स्थिर रहता है, कांस्टेंट होता है, और R भी एक कांस्टेंट है। तो μ2 नॉट μ1 नॉट कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर निश्चित हो गया है तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इस पूरी टर्म एक स्थिरांक ही मान सकते हैं और एक कांस्टेंट ही होगी। तो ln A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू स्थिरांक एक निश्चित ताप पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू स्थिरांक। यह समीकरण वितरण का सही समीकरण है। अब क्योंकि सॉल्यूशन अति तनु है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो आदर्श विलयन के लिए इसकी सक्रियता का अनुपात लगभग इसकी सांद्रता के अनुपात के बराबर होगा। इट मीन्स क्या है कि सपोज ये आपका सॉल्वेंट ए हो गया और ये आपका सॉल्वेंट बी हो गया, या ये सॉल्वेंट ए हो गया, ये सॉल्वेंट बी हो गया। इसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की Ca हो गई इस सॉल्वेंट ए के अंदर, और इसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की Cb हो गई इस सॉल्वेंट बी के अंदर। तो जो एक्स सॉल्यूट है उसकी जितनी एक्टिविटी होगी वह उतना ही उस विलायक से दूसरे विलायक में जाएगा। और हमें पता है कि यदि आदर्श विलयन है, आइडियल सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और जो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रहेंगे। तो दूर दूर रहने से उनके बीच में ना तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ना ही रिपल्शन फोर्स होगा, और ना ही अट्रैक्शन फोर्स होगा और ना ही रिपल्शन फोर्स होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वह डाइल्यूट है और आइडियल सॉल्यूशन की तरफ बिहेव कर रहा है। तो इसकी एक्टिविटी इसकी कंसंट्रेशन के बराबर ही हो जाएगी। इट मीन्स कि कितना सॉल्वेंट ए में से सॉल्वेंट बी में जा रहा है वही उसकी एक्टिविटी होती है। और यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, आइडियल सॉल्यूशन है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन के बराबर ही होगा। जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी ही उसकी एक्टिविटी होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है जो उनको बांधे हुए रख रहा है, या कोई भी रिपल्शन फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो यही ये कह रहा है कि विलयन यदि अति तनु है या आइडियल सॉल्यूशन है तो इसकी जो एक्टिविटी है उसका अनुपात उसकी कंसंट्रेशन के अनुपात के बराबर ही होगा। तो A1 A2 लगभग बराबर हो जाएंगे C1 और C2 के, और A1 A2 इजिकल्स टू C1 C2 इजिकल्स टू स्थिरांक कांस्टेंट। तो C1 अपॉन C2 इजिकल्स टू KD वितरण स्थिरांक डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। यही वितरण का नियम है। तो थर्मोडायनामिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम की ऊष्मागति की व्युत्पत्ति। वितरण नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फर्स्ट, संपूर्ण प्रायोगिक निर्धारण के समय ताप स्थिर रहना चाहिए, द टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड, दोनों विलायकों में विलय का सांद्रण यथासंभव कम से कम रखना चाहिए, अर्थात विलयन आदर्श रूप में तनु होना चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी आइडियली डाइल्यूट
और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों होना चाहिए, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है। विलय द्वारा विलायकों की परस्पर विलयता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। द सॉल्यूट शुड नॉट अल्टर द म्यूचुअल मिसिबिलिटी ऑफ द टू सॉल्वेंट्स। इट मीन्स यदि दो विलायकों में किसी विलय को मिलाया जाता है, दो सॉल्वेंट के अंदर किसी सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, तो उस सॉल्यूट की प्रेजेंस में भी वे दोनों सॉल्वेंट इमिसिबल ही होने चाहिए। उस विलय की प्रेजेंस में भी वो दोनों विलायक आपस में विलयशील नहीं होने चाहिए। देन दोनों विलायकों में विलय समान आणविक अवस्था में रहना चाहिए। द सॉल्यूट मस्ट रिमेन इन द सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन बोथ ऑफ द सॉल्वेंट। इट मीन्स विलय के अणुओं का दोनों अथवा किसी एक विलायक में संगुणन, वियोजन या विलायक संकरण नहीं होना चाहिए। इट मीन्स सॉल्यूट के अणुओं का दोनों या किसी एक सॉल्वेंट में एसोसिएशन, डिसोसिएशन या सॉल्वेशन नहीं होना चाहिए। उसकी मॉलिक्यूलर स्टेट, आणविक अवस्था दोनों सॉल्वेंट के अंदर, दोनों विलायक के अंदर समान होनी चाहिए।